नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम शिक्षा ऑफिशियल पे। और आज जो है हम लोग मूल अधिकार पॉलिटी पीवाईक्यू सेशन घटना चक्र देखने जा रहे हैं। और मूल अधिकार की यदि बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसे निर्धारित किया गया है। और भाग की बात करें तो भाग 3 में है। बाकी इसमें हमारे एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो एग्ज़ाम के मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तो ऐसा करते हैं, इसका पीवाईक्यू क्वेश्चन नंबर पहले से स्टार्ट करते हैं। और ये जो पीवाईक्यू हम लोग पढ़ रहे हैं, घटना चक्र पॉलिटी देख रहे हैं, और पॉलिटी के बाद धीरे धीरे सारा सब्जेक्ट को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्न में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? एक, प्रतिबंध न्यायपालिका, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, निर्वाचित सरकार और शक्तियों का पृथक्करण। तो सबसे पहले इसका आंसर तक पहुंचते हैं। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शक्तियों का पृथक्करण। क्यों, कैसे, इसको भी देख लेते हैं। तो एक, प्रतिबंध न्यायपालिका से तात्पर्य है कि न्यायपालिका सरकार या सत्तारूढ़ दल की नीतियों के संदर्भ में प्रतिबंध हो, अतः ऐसी न्यायपालिका सरकार की नीतियों के विरुद्ध जाकर नागरिकों, विशेषकर मत भिन्नता रखने वाले लोगों की स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं कर सकती है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण लोकतांत्रिक संरचना में शीघ्र नेताओं के पास ही निर्णय क्षमता को संकेंद्रित करता है। ऐसा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक सही है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया था। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया गया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकार शामिल किए गए थे। क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों का प्रश्रय दिया था। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जो नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा, उस समय सर्वप्रथम लिखित तौर पे मूल अधिकार की बात की गई थी अंग्रेजों के सामने। और वो नेहरू रिपोर्ट कब पेश हुआ था? तो सन 1928 में। और कौन पेश किया था? तो मोतीलाल नेहरू, नॉट जवाहरलाल नेहरू। ओके। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को सम्मिलित करने का समर्थन नेहरू रिपोर्ट 1928 में दिया गया था, इसलिए विकल्प सही है, जो कि बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा? नेहरू जी, अंबेडकर जी, और ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद जी और एस राधाकृष्णन, जो कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा एस राधाकृष्णन। बाकी इसका एनालिसिस भी देखते हैं। मूल अधिकारों पर संविधान सभा में हुई बहस में भाग लेते हुए डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा था, क्या कहा था भाई? यह हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। देखिए, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो राधाकृष्ण सर्वपल्ली के द्वारा कहा गया है। और ये कथन हमारे एग्जाम में भी पूछ दिया है यूपीपीसीएस 2021 में। और क्या कथन था, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। यह हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, मौलिक अधिकार क्या है? वाद्य योग्य है, अवाद्य योग्य है, लचीले, कठोर?
तो ये वाद्य योग्य है। यदि आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप इसके विरुद्ध में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में FIR दर्ज कर सकते हैं, इसलिए यह वाद्य योग्य है। भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद्य योग्य और अवाद्य योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित हैं, जिसमें मौलिक अधिकार वाद्य योग्य है, बिल्कुल सही। और नीति निर्देशक तत्व जिसे DPSP कहते हैं, ये अवाद्य योग्य है, इस पे कोई वाद विवाद आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार वाद्य योग्य है। और ये क्वेश्चन आते रहा है, छोटे मोटे एग्जाम में ऐसे आते रहता है। और क्वेश्चन नंबर 5, अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि यह संविधान में उल्लेखित होता है, यह प्रजातांत्रिक होता है, यह लोक कल्याणकारी होता है, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है और संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। तो इसका जो है कौन कौन सही है, यह संविधान में उल्लेखित होता है, ये तो बात सही है। सबसे पहले इसका आंसर तक पहुंचते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ये तो बात सही है कि यह संविधान में उल्लेखित होता है, ठीक है। और इसके बाद 4, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही। इसके विरुद्ध सांसद में कानून नहीं बन सकता, ये भी सही। यानी 1, 4 और 5 जो कि आंसर दिया गया है बिल्कुल सही है। प्रजातांत्रिक नहीं है और कल्याणकारी होता है, यह लोक कल्याणकारी होता है, ऐसा कोई बात। 1, 4 और 5 जो कि ऑप्शन नंबर C जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। और थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है मोबाइल से वीडियो शूट करने में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का होगा 6 नंबर, मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। आपका जो मौलिक अधिकार है, हम लोगों को जो संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार दिया गया है, इसे आपातकाल व्यवस्था को छोड़कर कभी भी निलंबित किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर D जो कि बिल्कुल सही होगा। मौलिक अधिकार नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकार हैं जो राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में है। इन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 358, 359 में आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में मूल अधिकारों को निलंबन संबंधी प्रावधान का वर्णन किया गया है। तो एक बार आर्टिकल 358 और 359 हम लोग देख लेंगे। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। 2, ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं। अब नीचे दिए गए कुछ का प्रयोग करना है। ऑप्शन 4 में क्या था, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं। मेरे ख्याल से ये उपयुक्त सभी सही होना चाहिए, बाकी कुछ सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर तक पहले पहुंचा ऑप्शन नंबर C 1, 2, 3 1, 2, 3 जो कि बिल्कुल सही है। हाँ, तो ये यहाँ बिल की भांति है, यहाँ बोला बिल की भांति नहीं है, इसलिए ऑप्शन ये 4 वाला गलत हो रहा है। बाकी 1, 2, 3 सही है। ये तो बिल्कुल सही है कि भाग 3 में वर्णित है और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है, ये भी सही है। और फिर ये राज्य कृत्य के विरुद्ध गारंटी, यदि राज्य आपके अगेंस्ट
आपका मौलिक अधिकारों के हनन के विरुद्ध कोई कानून बनाता है तो आप इसके विरुद्ध न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो ये भी प्रावधान करता है, इसलिए वो 3 ये सही हो जाएगा। ओके, एक बार ऐसा करते हैं, डाटा को ऑफ कर लेते हैं। चलिए, भारत का मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध गारंटी भाग 3 में, ये सिंपल है, इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितना बार आया है, देखिए, ये देखिए भैया। हालांकि ये सिंपल क्वेश्चन है। वर्तमान समय में मौलिक अधिकार 6 को प्रदान किए गए हैं, ये भी हम लोगों को याद रखने योग्य बात है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो आर्टिकल 13, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, देखिए इसमें एनालिसिस दिया है। संविधान में अनुच्छेद 13 में प्रावधान है कि संघ एवं राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या न्यून करता हो। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 13 यह कहता है कि कोई राज्य या सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिससे कि हमारे मौलिक अधिकार को कम किया जा सके, इसका या उसका हनन हो, और मौलिक अधिकार भाग 3 में प्रदत्त है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? राज्य के मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया, 14 से लेकर 18 तक, ऑप्शन नंबर सी। समता का अधिकार 14 से 18 और धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। देख लेंगे। 14 विधि के समक्ष समता, 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर निषेध या रोक। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषयों पर अवसर की समता। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। ये सभी जो आर्टिकल हैं इम्पोर्टेंट है। समानता का अधिकार संविधान के किस समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल सही है। अब यहाँ कोट वाला आ गया, 1 2 3। क्वेश्चन क्या है? समानता का अधिकार संविधान के निम्न में से किस के अंतर्गत दिया गया है? समानता का अधिकार 14 से 18 है ना, तो 13 को छोड़ देंगे तो बाकी सब 14 से 18 के अंतर्गत आता है, यानी 2 3 और 4 जिस ऑप्शन में होगा वो सही है। 2 3 और 4, 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण करता है, लगाता है? तो सत्ता पे जो है पूर्ण नियंत्रण लगाता है आर्टिकल 14। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। यह उपबंध कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि सभी भारत के जो भी नागरिक हैं सभी के लिए एक कानून, एक विधि होगा। ये नहीं कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नियम कानून का प्रावधान किया जाएगा। हालांकि इसमें कुछ अपवाद है, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, इनके लिए कुछ अपवाद है, उसे भी आगे हम लोग देखेंगे।
निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? आर्टिकल 14, ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण? 14, आर्टिकल 14, ऑप्शन नंबर सी। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को निर्देशित एवं नियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में किसका उल्लंघन करता है? आर्टिकल 14। चूँकि सभी के लिए समान कानून, समान नियम है और यहाँ पे उसको स्पेशल दिया जाएगा, तो 14 का ही हनन होगा ना। संविधान के आर्टिकल 14 के अनुसार राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ का मूल तत्व है। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए न्यायतंत्र, यही सही होना चाहिए और जो भी सही है। बाकी सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य, ये नहीं। सभी के लिए एक राज्य, सभी के लिए न्यायतंत्र, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही है। इतना क्या ही दिमाग लगाएं। क्वेश्चन नंबर 18। धर्म आदि के आधार पर विभेद पर प्रतिषेध यानी रोक एक मूल अधिकार है जिसके इसकी वर्गीकृत किया जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण समता का अधिकार, 14 का समता का अधिकार आर्टिकल 15 में है ना है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी जो कि बिल्कुल सही है। मद्रास राज्य बनाम देवराय राजन 1951 मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार और बाकी अपृष्टता के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा, यही आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। बाकी जो ये वाद है यानी केस है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मद्रास राज्य बनाम चंबकम दोराई राजन, ये केस कब हुआ था? तो 1951 में, 1951 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को संशोधित किया गया। ऐसा हमारे संविधान के आर्टिकल 15 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। तो ये पहला संविधान संशोधन था जो कि 1951 में किया गया। पहला संविधान संशोधन कब किया गया? 1951 में धारा 2 के द्वारा अनुच्छेद 15 के 4 को जोड़ा गया, ठीक है, जिसके तहत सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों में उन्नति के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध कर सकने हेतु प्रावधान किया गया। यानी जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उनके लिए आर्टिकल 15 के 4 के तहत कुछ विशेष प्रावधान किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 20। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिनमें गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा? 15 के 5 जो कि बिल्कुल सही है। 15 के 5 में क्या है? संविधान के अनुच्छेद के 15 के 5 के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़े, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति हेतु आरक्षण की सुविधा का प्रावधान किया गया है। इसलिए ऑप्शन बी सही है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी को आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो 15 के 4 और 16 के 4 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान
के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता 16 अवसर की समानता, हाँ बिल्कुल सही, 16 के 1 और 16 के 2, जो कि बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार से सम्मिलित नहीं है? कानून के समक्ष ये तो है सामाजिक समानता, अवसर आर्थिक समानता। ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक समानता की बात नहीं की गई है और आंसर यही हो जाएगा। 14 से 18 में ये सभी की बात कही गई है, लेकिन आर्थिक समानता की बात नहीं कही गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। देखिए, इसमें सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक, आर्थिक तो नहीं कह सकते हैं, समान लोगों के लिए विधि समान होगी। आर सही है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए का स्पष्टीकरण आर है। ठीक है, जैसा हो जाए, हमको क्या जाता रे कालिया। निम्न में से किसने भारतीय न्यायालय को सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने के समक्ष में किया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी तीनों। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द, अनुच्छेद 14 को मिलाकर पढ़ना और ए को संविधान अनुच्छेद 16 में मिलाकर पढ़ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की रणधीर सिंह बनाम भारतवाद 1982 में जो हुआ था, उसमें अभी निर्धारित किया गया कि आर्टिकल 14 और 16 को संविधान की प्रस्तावना तथा अनुच्छेद 39 के डी के प्रकाश के अर्थान्वयन करते हुए सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत इन अनुच्छेदों के निष्क्रमणीय तथा इसके अंतर्गत वर्गीकरण अथवा असंगत वर्गीकरण का आधारित असमानता वेतनमानों के मामले में उचित ढंग से लागू किया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्वेश्चन 25 देख लिए, और चूँकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना हो तो इसलिए ऐसा करते हैं 25 क्वेश्चन करके हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और पहली बार आए हुए हैं तो प्यार, आशीर्वाद, दुलार ज़रूर दें। थैंक यू।